नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 8 बज चुके हैं और 8 बजे रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, प्लस आपके हिंदी के और प्लस जीएस के। और रात 10 बजे हम आपके लिए खजाना क्लास लेकर आते हैं, जिसमें हम सिर्फ उत्तराखंड के क्वेश्चनों कराते हैं। तो देखिएगा, दोनों सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आगे में परीक्षाओं के लिए, इसलिए आप अपना 20-20 मिनट का समय निकाल कर इन सीरीज को देखें। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन होता रहेगा, क्योंकि रिवीजन भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पढ़ना ही सारी चीज़ नहीं है, पढ़ने को तो आदमी एक साल में सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, उत्तराखंड का और हिंदी का और जीएस का, लेकिन उसको रिवीजन बनाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है कि याद करने के बाद भूल जाना। तो इसलिए आप रिवीजन करते रहें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो अच्छे से इसे देखें, और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पढ़ा है उसे नोट करें। बाकी जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताकर चलता हूँ उनको भी नोट करते रहें। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में, बड़े भाइयों में, छोटे भाइयों में जो भी उत्तराखंड से रिलेटेड नौकरी की तैयारियाँ कर रही है उसमें आप सब्सक्राइब तो उन्हें शेयर कीजिएगा। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, अवधेश किसका पर्यायवाची है? तो अगर हम अवधेश के बाद कुछ कमेंट्स आए थे कल छात्रों के कि सर 2-4 पर्यायवाची के क्वेश्चन भी ऐड कर दीजिएगा, तो मैंने उसको ऐड किया है। क्वेश्चन है, अवधेश किसका पर्यायवाची है? तो अगर अवधेश की बात करें तो ये पर्यायवाची है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, राम जी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके बारे में तो कुछ और इनके पर्यायवाची हैं, जैसे अवधेश हैं, उसके बाद में इनके एक पर्यायवाची है कमलेंद्र। कमलेंद्र भी इन्हीं का है। तो देखिएगा, अवधेश और कमलेंद्र ये थोड़े कन्फ्यूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और आपको मैं बताता हूँ, रामड़ारी। रामड़ारी भी इनका ही पर्यायवाची है। तो 3 ऐसे पर्यायवाची हैं जहाँ पर कन्फ्यूजन बनेगा हमें एग्जाम में। अवधेश, कमलेंद्र और रामड़ारी, ये तीनों ही श्री राम जी के हैं। साथ ही साथ इनके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे हम बात करें तो कौशल्या नंदन, जानकी वल्लभ, राघव, रघुनाथ, रघुवर, रघुवीर, रघुपति, ये सारे ही नाम इनके हैं। बाकी तो हम लगा देंगे ऑप्शन में, लेकिन कमलेंद्र, रामड़ारी और अवधेश को आपको याद करके चल लेना है। बाकी अगर हम बात करें भगवान विष्णु जी के पर्यायवाची क्या क्या हैं, तो देखिएगा, भगवान विष्णु जी के पर्यायवाची हमारे होते हैं माधव, केशव, गोविंद, चतुर्भुज और दामोदर। बड़ा इंपॉर्टेंट चलता है। देखिए, दामोदर इनका है और लंबोदर किनका है ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ ही साथ पीताम्बर इन्हीं का है भगवान विष्णु जी का। उपेंद्र नारायण तो सभी को पता ही है, चक्रपाणी है, लक्ष्मीपति है, मधु, रिपु इन्हीं के हैं। बाकी अगर हम राजा के कुछ पर्यायवाची की बात कर लें तो देखिएगा, नरेश इन्हीं का है, नरेंद्र इन्हीं का है, भोपाल इन्हीं का है, राव भी राजा का होता है। बाकी महीप, नृप, नरनाहा, ये सारे ही पर्यायवाची आपको राजा के देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूत के पांव पीछे कृति है, यानी कि भूत के पांव पीछे जो कृति है वह किसकी है? तो भूत के पांव पीछे कृति जो है वो हमारे हरिशंकर परसाई जी की है। देखिए, अगर हम बात करें तो हरिशंकर प्रसाद जी के बारे में तो मैंने आपको कल भी इनके बारे में बताया होगा। इनका जो जन्म था, देखिएगा, अब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे हाई स्कूल या 12th की तो वहाँ पर 1922 मिलेगा। आप गूगल करेंगे तो आपको 1924 मिलेगा। तो इसलिए आप इन दोनों को ही आप लिख सकते हैं, 1922 और 24 को, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। बाकी इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, उसका नाम था वसुधा पत्रिका, बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इनके कृतियाँ प्रेमचंद के फटे जूते, जो भी वैयक्तिक साहित्य में बनी थी। बाकी कुछ कहानी संग्रह है, जैसे इनके हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन। कुछ उपन्यास है, रानी नाग फनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह है इनके, तब की बात और थी, और भूत के पांव पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक प्रकार का निबंध संग्रह, ये भी याद कर लेना। बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। और कुछ व्यंग संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे अगर हम बात करें तिरछी रेखाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट चलता है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, उसके बाद में वैशलभ की फिसलन, ये सारे ही इनके व्यंग संग्रह हैं। तो इतने फैक्ट आपको हरिशंकर प्रसाद जी से याद करके चल लेने हैं। बाकी प्रेमचंद के फटे जूते और वसुधा पत्रिका तो बहुत ही इनके इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक था। तो जयशंकर प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो इनका जो प्रथम नाटक था तो वो हमारे सज्जन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगर हम इनके कुछ और अन्य नाटकों की बात करें तो देखिएगा, आपने मगध काल के बारे में पढ़ा होगा। तो मगध काल से रिलेटेड कई ऐसे पात्र हैं जिनके ऊपर इन्होंने नाटक लिखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो स्कंदगुप्त नाटक इन्हीं का है। बाकी चंद्रगुप्त नाटक इन्हीं का है।
अजातशत्रु नाटक भी इन्हीं का है, और ध्रुव स्वामिनी भी नाटक इन्हीं का है, राज्यश्री भी नाटक इन्हीं का है। तो ये सारे ही जो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे मगध काल के समय अलग अलग वंशों में मिल जाएंगे, जैसे आपका मौर्य वंश में मिल जाएंगे, इस प्रकार से। बाकी जन्म और इनका कुछ एक विशाख नाटक मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये भी इन्हीं का नाटक है, विशाख। उसके बाद में अगर हम बात करें तो प्रायश्चित भी इन्हीं का है, एक घूट भी इन्हीं का है, और कामना और विक्रमादित्य भी ये नाटक भी आपको जयशंकर प्रसाद जी के ही देखने को मिलेंगे। बाकी अगर हम बात करें इनके कुछ काव्य भी हैं, जैसे आपका आंसू, कामायनी, झरना, लहर, चित्राधार, अयोध्या, वन मिलन, प्रेम वाटिका, ये इनके काव्य हैं। उसके बाद इनकी कुछ कहानी है, जैसे इंद्रजाल आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, और छाया आ जाएगी, प्रतिध्वनि आ जाएगी, और आकाशदीप आ जाएगी। बाकी उपन्यास है, बड़ा इंपॉर्टेंट चलता है, तितली और कंकाल। साथ ही साथ इनका एक अधूरा उपन्यास भी था जिसका नाम था इरावती। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा अगर प्रसाद जी का प्रथम नाटक आएगा तो सज्जन आएगा, और अंतिम नाटक आएगा तो आएगा ध्रुव स्वामिनी। ये आपको याद करके चलना है। बाकी एक इनकी कविता है, उसका नाम है आत्मकथ्य कविता, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट आपको जयशंकर प्रसाद जी से याद करके चल लेने। बाकी छायावादी कवि हैं, ये तो आप लोगों को पता होगा, छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वैराग्य संदीपनी के लेखक कौन है? तो देखिएगा वैराग्य संदीपनी के जो लेखक हैं वो हमारे तुलसीदास जी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी तुलसीदास जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी कृति अभी बनी थी हाल ही में व्यक्तिक साहित्य के पेपर में, जानकी मंगल कृति इनकी बनी थी। तो कुछ इनकी देखिएगा, पहले हम थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं तुलसीदास जी के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था आपके 1532 में यूपी के बांदा जिले के राजपुर में हुआ था। बाकी मृत्यु इनकी 1623 में हुई थी काशी में। बाकी भक्ति काल के सैगुण धारा के कवि हैं तुलसीदास जी, और इन्होंने राम की भक्ति की है, तो राम भक्ति कवि हैं। अगर इनके दीक्षा गुरु आ जाएंगे तो नरसिंह दास, आप नरहरि दास लगा देना है। उसके बाद इनके कुछ रचनाएं जैसे रामचरितमानस बड़ी इंपॉर्टेंट चलती है, अवधी भाषा में लिखी हुई है। बाकी इन्होंने विनय पत्रिका को लिखा है और कवितावली को। विनय पत्रिका और कवितावली इनकी ब्रज भाषा में है। बाकी गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, और आपकी रामाज्ञा प्रसन्न, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहचू, और पार्वती मंगल, हाँ पार्वती मंगल एग्जाम में बनी थी। तो ये सारे ही आपके तुलसीदास की कृति हैं। बाकी अगर क्वेश्चन आएगा कि तुलसीदास ने अपनी रचना में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया है, तो मुख्य रूप से चौपाई का प्रयोग मिलता है। वैसे दोहा शॉर्ट टाइम मिलेगा, लेकिन मुख्य जो मिलेगा वो चौपाइयों का प्रयोग इसमें मिलेगा। तो इतने फैक्ट आपको तुलसीदास जी से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद औरतों का शहर किसका उपन्यास है? तो देखिएगा चंद औरतों का शहर जो आपका उपन्यास है वो हमारे शैलेश मटियानी जी का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिएगा शैलेश मटियानी जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनका संबंध हमारे उत्तराखंड से ही है। इनका जन्म अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा 24 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म अल्मोड़ा के बाड़ेछीना क्षेत्र में हुआ था। बाकी इनका जो मूल नाम है वो रमेश चंद्र मटियानी है। इनके कुछ उपन्यास है, बोरी बिली से बोरी बंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चलता है, भागे हुए लोग, चंद औरतों का शहर, कबूतर खाना। उसके बाद में मुठभेड़, मुठभेड़ इनका भी चलता है, और आपकी मन्नू भंडारी जी का भी आपको देखने को मिल जाएगा। मुख सरोवर के हंस, छोटे छोटे पंछी हैं। कुछ कहानी संग्रह जैसे दो दुखों का एक सुख, हारा हुआ, नाच जमूरे नाच, जंगल में मंगल, पत्थर, और चील बड़ा इंपॉर्टेंट चलता है, बर्फ की चट्टान इनका मिलेगा। कुछ निबंध व संस्मरण भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे किसके राम कैसे राम, कागज की नाव। कागज की नाव अगर हम बात करें तो नासिरा शर्मा जी की भी देखने को मिलेगी, और उनके लिए उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। और बाकी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीयता की चुनौतियां भी इन्हीं की है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 है, दूरदर्शन का प्रथम सार्वजनिक प्रसारण कहाँ हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरदर्शन आपके सिलेबस में हिंदी के दिया हुआ है, तो इसलिए मैं वहाँ से क्वेश्चन कराता हूँ। देखा, दूरदर्शन का विकास दो तरह से चलता है, एक विश्व स्तर पर विकास चलेगा और अपने भारत के स्तर पे। कई बार हम बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सिंपल सा आ जाएगा कि रंगीन दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ, तो भारत में वो अलग समय पर हुआ था, बाकी स्टार्टिंग में वो अलग समय पर होता है। तो इसलिए आप अगर पढ़ें तो अच्छे से पढ़ना, दूरदर्शन को एक विश्व स्तर के क्षेत्र में और भारत स्तर के क्षेत्र में अलग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा हो जाएगा ब्रिटेन में, सॉरी हाँ, दूरदर्शन का प्रथम सार्वजनिक प्रसारण कहाँ हुआ था? तो ये हमारा ब्रिटेन में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश का भेद है? तो देखिएगा पूर्वी हिंदी जो अपभ्रंश का भेद है वो हमारे अर्धमागधी का भेद है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखिए कुछ अपभ्रंश के भेद है वो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ। जैसे सोर्स है नहीं है, तो अगर आपने भारत का अपना मैप देखा होगा ये वाला, ये ऐसा समझिएगा हमारा मैप है, और ये इधर वाले जो राज्य हैं, इधर वाले राज्य अधिकांश हमारे शोर करते रहते हैं, यानी कि इनका ही चर्चा आपको देखने को मुख्य रूप से मिलेगी। जैसे मैं बात कर लूँ तो हमारा जैसा राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, तो इन दो राज्यों का बड़ा शोर देखने को मिलता है। तो राजस्थान और गुजराती और आपकी जो पश्चिमी, ये वाला भाग कौन सा है हमारा? पश्चिमी। तो राजस्थान, गुजराती और पश्चिमी हिंदी जो है वो हमारे शोर सैनी अपभ्रंश की भेद है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके जो पूर्वी हिंदी है वो हमारी अर्धमागधी की है। इसी प्रकार से एक अपभ्रंश है आपका मागधी, उसके जो है आपके तो बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया मिल जाएंगे देखने को। क्वेश्चन बनेगा कि बिहारी किस अपभ्रंश का भेद है? मागधी का। बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, इन्हें इसी प्रकार से याद करेंगे ना, बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया क्रम से, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। बाकी मैं बात करूँ तो पहाड़ी आपकी खस का एक रूप है, पहाड़ी जो है हमारी भाषा वो आपके अपभ्रंश है खस का। बाकी पंजाबी ब्राचड़ का आ जाएगी, और सिंधी भी ब्राचड़ का देखने को मिलेगी, मराठी आपको महाराष्ट्र का देखने को मिल जाती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरकाशी में स्थित रक्तवन ग्लेशियर की 4 चोटियों का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो देखिएगा पहला तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि रक्तवन ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है, और इसकी जो 4 चोटियों का नाम रखा गया है तो वह अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी उत्तरकाशी की मैं बात करूं तो देखिएगा उत्तरकाशी में सबसे कम लिंगानुपात है, और लिंगानुपात कितना है? 41 है। बाकी उत्तरकाशी में सबसे कम महिला साक्षरता देखने को मिल जाएगी, 62 पॉइंट आपको 5 के समथिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी में 20 अक्टूबर 1991 को 6.6 रिएक्टर का भूकंप भी आया था। उत्तरकाशी के अगर हम बारे में बात करें तो सर्वाधिक सेब का उत्पादन उत्तरकाशी में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर उत्तरकाशी की मैं बात करूं तो देखिएगा गंगोत्री मंदिर यहीं पर है, यमुनोत्री मंदिर भी यहीं पर है, और आपका विश्वनाथ मंदिर भी यहीं पर है, और कचुडू देवता का मंदिर यहीं पर है, कर्ण का मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा, परशुराम मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, हरसिल क्षेत्र भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। बाकी आपका गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ ग्लेशियर और आपका यहीं देखने को मिलेगा, डोडी ताल आपको यहीं मिल जाएगा, नचिकेता ताल आपको यहीं मिलेगा, और दायरा बुग्याल यहीं को आपको देखने को मिल जाएगा। डोडी ताल की हम बात करें तो 6 कोनों वाला ताल है हमारा डोडी ताल। और उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, उत्तरकाशी को पढ़ाएंगे बड़े जबरदस्त तरीके से, और एक दिन उत्तरकाशी के बारे में सारी डिटेल इसी प्रकार से बता दूंगा, और मात्र आपकी 10 मिनट लूँगा सिर्फ, और पूरा उत्तरकाशी आपका रिवीजन करा दूंगा। आप उसको 3-4 बार सुनेंगे, सारा आप उसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, देश के पहले प्लास्टिक से डीजल बनने वाले संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपके देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है हमारा पेट्रोलियम संस्थान में, पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है, और ये केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह जी के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता कब घोषित किया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्य विधानसभा ने गाय को राष्ट्रमाता का जो दर्जा दिया है वो आपका 20 सितंबर 2018 को दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन बने कि गाय के लिए कैबिनेट, एक प्रकार से कैबिनेट परिषद का गठन करने वाला राज्य कौन सा बना है? पहला तो मध्य प्रदेश बना है। इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राज्य की पहली मेडिकेट सिटी कहाँ बनेगी? आपके फार्मेसिटी को बढ़ाने के लिए बनाई गई है हमारे, ये भी आपके बनी है मुख्य रूप से हमारे देहरादून में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। राज्य की पहली मेडिकेट सिटी कहाँ बनेगी? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 12, अष्टप्रधान का विघटन किस मराठा के समय हुआ था? तो देखिएगा अष्टप्रधान के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे मराठा शिवाजी थे, तो जो शिवाजी का पूरा प्रशासन संभालते थे तो वो 8 मंत्री थे। जैसे अगर हम बात करें, आपने नाम सुना होगा कि पेशवा थे, सुमंत थे, सुरुनबीस थे, बाकियान बीस थे, और आपके पंडित राव थे, सेनापति थे, न्यायाधीश थे। तो कुल 8 इनके प्रधान थे जिन्होंने बड़ा अच्छा साम्राज्य चलाया। उसके बाद देखिएगा जब शिवाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो राजा बनते हैं
कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ और अंत में जाकर राजा मुख्य रूप से संभाजी बने। तो संभाजी ने क्या कार्य किया, अपना एक सलाहकार नियुक्त कर लिया जिसका नाम था कवि कलश। तो उस सलाहकार को उन्होंने नियुक्त कर लिया और उस कवि कलश को इतनी सारी शक्तियां दे दी कि उसका स्थान सबसे पहला जो अष्टप्रधान में उच्च माना गया था वो पेशवा। लेकिन संभाजी ने जब अपने सलाहकार की नियुक्ति की और इसे इतने अधिकार दे दिए कि ये पेशवा से भी ऊंचा माने जाने लगा, तो तब जाकर इन अष्टप्रधानों में आपस में एक प्रकार से राजा के खिलाफ इनके मन में फूट पड़ी और धीरे धीरे विघटन होना स्टार्ट हो गया था अष्टप्रधान का। तो क्वेश्चन बनेगा अष्टप्रधान की स्थापना किसके समय हुई थी, शिवाजी के, और उसका विघटन किसके समय हुआ, संभाजी के। और संभाजी आपके शिवाजी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। तो देखिएगा निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे वो हमारे नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन और याद रखना है, सबसे कम आयु में भी नीलम संजीवा रेड्डी ही बने। बाकी बीवी गिरी जी से हम बात करें तो द्वितीय आपकी चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति की समय हुई थी, बीबी गिरी के। बाकी ज्ञानी जैल सिंह से आपको याद रख लेना है कि पॉकेट बीटों का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह जी। बाकी भारत के पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभादेवी पाटिल जी थी। और आपके वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बनने वाले जो थे हमारे अब्दुल कलाम जी थे। उसके बाद हम बात करें सर्वाधिक आयु में जो राष्ट्रपति बने थे तो वो हमारे बने थे वेंकट रमण जी। सबसे कम आयु में राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी बता ही चुका हूं मैं। उसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने थे कार्यवाहक तो वो थे एम हिदायतुल्ला। बाकी ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल किए हैं अभी तक तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बाकी अगर हम बात करें तो 52 में राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद, 53 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ योग्यता की तो अनुच्छेद 58 में मिल जाएगी। 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए है कि अगर किसी पे फांसी वगैरह की हो तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में फंसने वाला है। क्वेश्चन है 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन सी रही। तो देखिएगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म रही आपकी छिछोरे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा भूल रहा हूँ, अगर आप आंसर उसका सर्च करके आप देख लीजिएगा। मेरे थोड़ा दिमाग से उतरा, काफ़ी बड़ा सा नाम है उस मूवी का, है ना। क्वेश्चन बनेगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। हिंदी नहीं आएगा वहाँ पे लिखा हुआ, ओनली आएगा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है। तो उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बाकी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म आएगी तो छिछोरे आएगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की मैं बात करूंगा तो धनुष रहेंगे असुरन मूवी के लिए, और आपके भोसले मूवी के लिए रहेंगे आपके मनोज वाजपेयी। तो संयुक्त रूप से 2 अभिनेताओं को मिला है। बाकी अगर हम बात करें तो 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला तो कंगना रनौत जी को मिला है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। बाकी एक और याद करना है, कस्तूरी की हम बात करेंगे तो ये सर्वश्रेष्ठ आपकी बाल फिल्म है कस्तूरी। बाकी महर्षि आपको याद कर लेना है, सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन वाली मूवी है जिससे सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन हुआ है। और आपको एक गुमनामी और याद कर लेना है कि सर्वश्रेष्ठ बांग्ला फिल्म 67वें फिल्म पुरस्कार में तो गुमनामी। इतने फैक्ट याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रथम जानी मुलाक पदक पाने वाले खिलाड़ी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप के रखिएगा। 101% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जरूर, चाहे किसी भी एग्जाम में बने, लेकिन आना ही आना निश्चित है क्योंकि प्रथम है पूरी दुनिया का तो बनेगा ही। प्रथम जोनी मुलाक पदक पाने वाले खिलाड़ी तो ये आपके बने अजिंक्य रहाणे जी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। बाकी ऋषभ पंत से आपको याद करके चल लेना है क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड से हैं कि ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में देखिएगा आईसीसी ने एक नया अवार्ड चलाया है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, यानी कि हर माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो देखिएगा ऋषभ पंत जी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है और ये जनवरी का अवार्ड ही नहीं मिला है। बाकी हम बात करें विराट कोहली के बारे में तो 2020 का क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड आपको विराट कोहली को मिला है। बाकी MS धोनी जी की बात कर लूँ तो 2020 में स्पिरिट ऑफ द ईयर यानी कि खेल भावनाओं को बनाए रखने के लिए अवार्ड मिला है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद करके चल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब विकसित हुआ था। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था परम, वो सीडैक कंपनी के द्वारा 1991 में विकसित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, बछेंद्री पाल को पद्म भूषण कब मिला? तो बछेंद्री पाल जी को पद्म भूषण मिला था 2019 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी हो जाएगा। बाकी बछेंद्री पाल जी की हम बात करें तो आपका उत्तरकाशी के नकुरी गांव में 1954 में इनका जन्म हुआ था। अगर बछेंद्री पाल जी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने 1982 में माउंट काला नाग को फतेह किया था। उसके बाद इन्होंने 24 मई 1984 को एवरेस्ट को फतेह किया और एवरेस्ट फतेह करने वाली ये भारत की पहली और दुनिया की 4वीं महिला थी। उसके बाद ही इन्हें 1984 दिखेगा कुछ आपके BS नेगी जी वाले अगर आप बुक पढ़ेंगे तो वहाँ 1984 है, और अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे तो 1985 है। तो 1984-85 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 1990 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 2014 में इन्हें मध्य प्रदेश का वीरांगना करके एक पुरस्कार आता है वो दिया गया। बाकी 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये एक पर्वतारोही और उत्तरकाशी से संबंधित है। तो इतने फैक्ट आपको बछेंद्री पाल जी से याद कर लेने हैं। क्वेश्चन 18, गोविंद माथुर जिनका किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं? तो इन गोविंद माथुर जी की हम बात करें तो ये हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का आंसर ए हो जाएगा। तो देखिएगा ये थी आज की हमारी वीडियो। इतनी मेहनत करने के बाद आपके सामने मैं परोसता हूँ वीडियो को, तो एक लाइक तो यार बनता ही है, साथ ही साथ एक कमेंट भी बनता है, और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं आगामी जो मैं वीडियो बनाऊँ बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँ। साथ ही साथ शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक, और अपने इस केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को बहुत बड़ा बना देना। आप ही के लिए कर रहा हूँ और आपको सिर्फ इतना करना पड़ेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनता वीडियो के साथ। धन्यवाद।